अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कीर्ति मौर्य है। मैं अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया का हिस्सा हूँ। अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया पर्यावरण और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए जागरूकता प्रोग्राम करती है। हमारा ये मानना है कि पर्यावरण के साथ अगर हम जितना तालमेल रखेंगे, जितना हम उसके प्रति संवेदनशील होंगे, उतना ही बेहतर हमारा सामाजिक परिवेश होगा और जितना हमारा उच्च सामाजिक परिवेश होगा, उतने ही बेहतर हमारी आर्थिक स्थिति होगी। हम पर्यावरण, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के बीच में एक ताने-बाने को बनाना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। आज की कार्यशाला बटरफ्लाई गार्डन पर है। तितलियाँ एक बहुत ही सुंदर जीव है, सभी को प्यारी लगती हैं। लेकिन हमारे बीच में एक व्यक्तित्व ऐसा है, जिन्होंने न केवल इन नन्हे जीवों से प्यार किया है, बल्कि इनका संरक्षण भी किया है। मुंबई की रहने वाली श्रीमती धारा ठक्कर जी, जो पिछले 10 वर्षों से प्रकृति के लिए काम कर रही हैं, उन्होंने आईसीसीई के अंतर्गत यूएनओ द्वारा पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण और हरित क्रांति में सर्टिफिकेशन डिप्लोमा भी प्राप्त किया है। बटरफ्लाई गार्डन डिजाइनिंग विशेषज्ञ के रूप में 700 से अधिक तितलियों का पालन कर चुकी हैं। उन्होंने पद्मश्री सम्मानित श्री सुभाष पालेकर जी के संरक्षण में जीरो बजट जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया है और साथ में काम भी किया है। उन्होंने बीज आभूषण और अन्य पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को किसानों की द्वितीय आय के स्रोत के रूप में प्रेरित करने के लिए रेडियो शो भी आयोजित किए हैं। वे पक्षीगव्य उत्पादों की विशेषज्ञ हैं और सस्टेनेबल और मिनिमलिज्म की भी विशेषज्ञ हैं। बिना देर किए मैं धारा ठक्कर जी का स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि वो आगे की कार्यशाला का संचालन। थैंक यू सो मच। और मैं सबसे पहले तो कीर्ति जी और उनके हस्बैंड आशीष जी का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं ऊगी के माध्यम से, कि शहर में रहकर भी इतनी जागरूकता आप में है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पति इसमें आपका सहयोग कर रहे हैं, तो बहुत ही ऐसा कम देखा जाता है कि महिला काम कर रही है और उसमें पुरुष अपना सहयोग दे रहा है। तो आशीष जी का भी दिल से धन्यवाद और बहुत ही सुंदर पोस्टर बनाने के लिए। तो आज मैं और सभी पार्टिसिपेंट्स का वेलकम करना चाहूंगी, आपका कीमती समय देने के लिए, इन प्यारी तितलियों के लिए। तो आज हम अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ बटरफ्लाईज में हम एंटर करेंगे और जानेंगे उनकी कुछ जादुई चीजें। तो मैं प्रेजेंटेशन से शुरू करना चाहूंगी। कोई पूछ रहा था कि ये हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, आई थिंक। तो जो पार्टिसिपेंट्स हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं वो चैट में डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे दोनों लैंग्वेज में इसको कंबाइन करने के लिए। ओके, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं चाहूंगी कि आपकी संस्था और बड़े फूले फले और लोगों में जागरूकता फैलाए। तो दिल से धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। यस, सो मैं पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगी कि कितने लोगों ने तितलियां अनुभव की है। मैं चाहूंगी पार्टिसिपेंट्स बात करें तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं कि मैं ही बोलती रहूंगी। तो वन बाय वन सब लोग अनम्यूट करके या रेज हैंड करें तो मैं उनको वन बाय वन अनम्यूट कर देती हूँ, तो जिससे कि कोई केओस नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले जिनका रेड नहीं आ रहा है मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। किसी ने अनुभव किया है तितलियों को अपने हाथ में? हाँ जी। यस यस, वेरी गुड। यस हाँ जी, किया है। ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो और कोई है? मैं 20 साल से गार्डनिंग कर रहा हूँ तितली की, मेरे फार्म पे। ओ वाओ, ग्रेट ग्रेट। कहाँ है आपका फार्म, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा फार्म है आवास अलीबाग में, बॉम्बे के अक्रॉस। ओ ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग, ग्रेट। तो हम आगे बढ़ते हैं। तितलियों को आपने कभी सोचा है कि उनको नाम बटरफ्लाई क्यों कहा जाता है? कोई बता सकेगा? एनी आइडिया? नाजुक होती हैं, मक्खन जैसी नाजुक।
राइट, नाजुक होती है, बट उस शब्द में आप देखिए 2 शब्द से बना हुआ है, बटर एंड फ्लाई। मक्खन जैसी नाजुक। अच्छा थॉट है, गुड, वेरी गुड। और कुछ और कोई बताना चाहेगा इनके बारे में कि बटरफ्लाई क्यों नाम पड़ा हुआ है? मीटिंग अटेंड करा पैसा because the butterfly looks so nice and it flies, that's why it is called butterfly. Oh great attempt बेटा, बहुत ही अच्छा आंसर है। ये इंग्लिश नेम है, तो ये विदेशों की नाम दिया हुआ है विदेशों में, तो इसके पीछे का कारण हम देखते हैं, इनको बटरफ्लाई क्यों कहा जाता है। सो ये आप देख पा रहे हैं, हाँ, तो ये देखिए, ये विदेशों में एक दंत कथा है, वहां पे ये ब्रिंस्टॉम नाम का एक तितली पाई जाती है, जिसका रंग मक्खन की तरह है। आप देख पा रहे हैं इसका रंग कैसा है, मक्खन जैसा है। तो यस, तो इसको रिजेंबल करते हुए, और ये आमतौर पे स्प्रिंग सीजन में उनको दिखाई देती थी जब मक्खन निकाला जाता था। तो विदेशों में ऐसी दंत कथा है कि परियां होती हैं जो रात में तितली का रूप लेती है और मक्खन चुराती है इसलिए उनको बटरफ्लाई नाम दिया गया है। तो आपको शायद याद होगा कि हमारे भारत में भी माखन चोर के नाम से कोई फेमस है, आप जानते ही होंगे। जी बिल्कुल, कृष्ण भगवान। यस बिल्कुल, तो इसको भी बटर थीफ के नाम से जाना जाता है, और वहां पे ये दंत कथा है कि परियां हैं जो तितलियों का रूप ले लेती हैं। और ऐसी सेम तितली, ये विदेशी तितली है, तो सेम तितली, ये तितली यहाँ पर भारत में जो पाई जाती है उसका नाम है कॉमन इमिग्रेंट तितली है, ठीक है। तो ये देखिए, जो फेरीज होती है वो तितली का रूप लेकर मक्खन चुराती है, इसलिए उनको बटरफ्लाई कहा जाता है। तो आपसे आपको, मुझे लगता है अभी कभी भी आपको कोई पूछेगा तो आपको पता है कि उसको बटरफ्लाई क्यों कहा जाता है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मुझे कोई बताएगा कि तितलियों का हमारे पर्यावरण में क्या महत्व है? कोई बताना चाहेगा? तितलियां पॉलिनेशन या परागण के लिए बिल्कुल बिल्कुल करती हैं, और इसकी वजह से ही फूलों से फल बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट कीर्ति जी। हमें इनको शुक्रिया करना चाहिए, जो हमारे प्लेट में हम जो भी हम खा रहे हैं, जैसे फूल हो गए, सब्जियां हो गए, फल हो गए, वो इनकी बदौलत है। इनकी परागण के बिना हमें कुछ नहीं मिल सकता। तो पॉलिनेटर्स, ये आपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट का है, परागण ये करती है। तो हमारे यहाँ तितलियों का नंबर तो है ही पॉलिनेशन पे। तितलियों के अलावा भी और पॉलिनेटर्स है, कोई बता पाएगा मुझे कि तितलियों के अलावा और कोई पॉलिनेटर्स जानता है? मधुमक्खी। वेरी गुड, राइट, मधुमक्खी है। और ants, flies, beetles, birds, राइट, बीटल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट, वेरी गुड। तो आप परफेक्ट, आपको बहुत सारे पॉलिनेटर्स पता है। तो पॉलिनेटर्स, इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स याद करने का एक सिंपल तरीका है, हम 5 बीज याद रखते हैं, तो जिसमें बटरफ्लाई का नंबर दूसरा है। तो पहले नंबर पे आपने सही बताया कि वो बीज है, तो नंबर 1 इज बीज, नंबर 2 है बटरफ्लाई, देन नंबर 3 इज बर्ड्स, नंबर 4 इज बैट, एंड नंबर 5 इज बीटल। तो आप ये 5 पॉलिनेटर्स आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो तितलियां इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तितलियां एक बैरोमीटर का काम करती हैं। अगर आपके आसपास तितलियां हैं तो आप समझिए कि आप अच्छे माहौल में रह रहे हैं, क्योंकि तितली का जीवन चक्र एक पौधे से शुरू होता है, उसकी सारी लाइफ उस पौधे से जुड़ी हुई है। अगर वो पौधा नहीं होगा तो उसका वो जन्म ही नहीं होगा।
तो पौधा है मतलब उस पौधे को अच्छी मिट्टी मिली हुई है, अच्छा पानी मिला हुआ है, अच्छी हवा मिली हुई है और अच्छी धूप मिली हुई है। तो ये सारी चीजें वो इंडिकेट करती हैं कि वो तितली वहां पली बड़ी है, तो ये सारी चीज उस पौधे को मिली है और उस पौधे से माध्यम से उसको मिली हुई है। तो तितलियां जहां भी आती है समझिए वो आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, तो उसको एक एज ए हम बैरोमीटर काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि तितलियां पॉलिनेटर्स का काम करती हैं और वो पॉलिनेशन जब वो नेक्टर लेती है तो जब परागण जब फूलों से रस लेना जाती है तब उसके पैरों में वो फूल के पोलन्स चिपक जाते हैं, फिर वो दूसरे फूल पर जाती है। तो इस तरह वो पॉलिनेशन का काम होता है। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्होंने बताया सर ने कि हम कई सालों से तितलियों को गार्डनिंग कर रहे हैं, तो वो बेशक अपने गार्डन में पेस्टिसाइड नहीं यूज करते होंगे। आप करते हैं अपने गार्डन में केमिकल पेस्टिसाइड? नहीं, मैं नहीं करती हूँ। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी तितलियों के लिए गार्डनिंग करता होगा वो डेफिनेटली उसमें केमिकल फर्टिलाइजर या कोई भी पेस्ट कंट्रोल रेपेलेंट ऐसा बिल्कुल नहीं यूज करता होगा, क्योंकि उनसे उनको नुकसान होता है। तो अल्टीमेटली जब हम तितलियों के लिए गार्डन या पार्क बनाते हैं तो हमारा केमिकल कट डाउन हो जाता है और ये काफी बेनिफिशियल होता है वहां की एनवायरनमेंट के लिए और दूसरे जीवों के लिए भी। जैसे गार्डन में और भी बहुत सारे जीव रहते हैं, जैसे छिपकलियां हो गई, मकड़े हो गए, मेंटिस हो गए और ड्रैगन फ्लाइज हो गए, तो वो सारे को भी हेल्प हो जाती है। ये सबकी एक दूसरे के साथ हार्मनी है। अगर वो ना हो तो अगर ना हो तो वो श्रृंखला टूट जाती है। तो ये सभी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप फूड पिरामिड में देखेंगे तो तितली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड चेन में एक अंग है जो बहुत सारे जीवों का पेट भरता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले बर्ड्स हैं, तो बहुत सारे बर्ड्स हैं जो तितलियां खाना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक बीटर नाम का बर्ड है जो उसको तो बहुत पसंद आता है इस तरह का खाना। उसके बाद आप देख सकते हैं उनको मेंढकों को भी बहुत पसंद है। अगर तितलियां नीचे हो तो जरूर उनको पसंद है, खाते हैं मेंढक भी। आगे छिपकलियां, आप अगर गार्डनिंग करते हैं, अगर आपका बड़ा गार्डन है तो आपके गार्डन में जरूर छिपकलियां होंगी। इसको ओरिएंटल गार्डन लिजर्ड बोलते हैं, ज्यादातर आमतौर पे पाई जाती है सभी गार्डन में। तो उनको वो कैटरपिलर्स और तितलियां बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से रेलिश करते हैं वो। और ये कोई बता पाएगा ये कौन सा स्पाइडर है? स्पाइडर्स को भी बहुत पसंद होती है तितलियां। ये काफी बड़ी मकड़ी होती है और जनरली वाइल्ड में दिखती है और काफी सुंदर। यस, यस, एब्सोल्युटली राइट। बहुत ही या एब्सोल्युटली राइट। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्पीशीज है। देखिए सिग्नेचर इसे क्यों कहा जाता है। देखिए ये सफेद रंग का ये जो है, इट सिंबलाइज द सिग्नेचर ऑफ दैट बटरफ्लाई, सॉरी स्पाइडर। और ये काफी बड़ी साइज की होती है और आपको वाइल्ड में दिखेगी तो ये बड़ा सा जाला बनाती है और बेचारी उसमें फंस जाती है। सो और नंबर 5 है बटरफ्लाई। एक बहुत ही सुंदर माध्यम है बच्चों को सिखाने का, एक एजुकेशनल उसमें वैल्यू है। उसका जो मेटाफॉर्मिस जो स्टेज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बच्चों को हम बहुत ही कम एज में सिखा सकते हैं उनका लाइफ साइकिल। तो आप देख सकते हैं कि हम बच्चों के लिए बहुत सारा कंडक्ट करते हैं वर्कशॉप। तो ये कम एज में अगर उनको ये जागरूकता मिल जाती है तो हम बहुत सारे नुकसान से बच जाते हैं। तो कम ही एज में उनको ये सेंसिटिविटी हो जाती है पर्यावरण की तरफ कि ये सारे जीव बहुत महत्वपूर्ण है और उनको उनके संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। तो ये एक बटरफ्लाई गार्डनिंग का एक वर्कशॉप हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं।
कोई बता पाएगा मुझे कि तितलियों के कितने लाइफ स्टेजेस हैं? 4. 4. अच्छा, बताएंगे क्या क्या है संगीता जी? Eggs, caterpillar, pupa, Right. and then adult butterfly. Very good, absolutely right. Yes. So हम आप देखते हैं कैटरपिलर तो एग में एनाटॉमी को हम देख नहीं पाएंगे इतनी, बट कैटरपिलर आपको बहुत स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम रेयरिंग के दौरान कैटरपिलर से शुरू करते हैं। तो हम थोड़ा कैटरपिलर की एनाटॉमी समझेंगे कि कैटरपिलर क्या होता है, कैसे होता है। तो आप कैटरपिलर देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले नीचे ये गौर करेंगे तो कैटरपिलर्स के पास 2 तरह के लेग्स हैं। एक तो देखिए यहाँ है ट्रू लेग्स, मतलब ट्रू लेग्स यानी जब वो तितली बनेगी तो ये तितली बनेगी तब ये 3 लेग के पैर है, मतलब टोटल 6 लेग तितली के होते हैं। तो ये उसके असली पैर है जब वो तितली बनेगी। तो ये क्या है? प्रो लेग्स। तो जब कैटरपिलर स्टेज पे जब तितली होती है तो उसके पास ये प्रो लेग्स होते हैं, जिससे वो क्रॉल करता है, और ये एक सॉकअप की तरह होता है। जैसे चिपक जाता है तो आप पत्ता उल्टा भी करेंगे तो वो गिरेगा नहीं। तो ये उसके 5 लेग्स होते हैं, ये 4 यहाँ और एक ये लास्ट में एनएस के यहाँ होता है। और ये टेंटिकल्स जनरली कैटरपिलर्स में कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं। और 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। ये देखिए हेड पार्ट, और ये थोरैक्स, और ये एब्डोमेन। तो ये जो ट्रू लेग्स है वहां तक भी उसका थोरैक्स होता है। कोई भी इंसेक्ट फैमिली से बिलोंग करता है कीटक, तो वो जनरली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, हेड, थोरैक्स और don't the caterpillars land up eating other plants? कैटरपिलर्स की क्या महत्वता है हम आगे समझेंगे कि कैटरपिलर्स जो प्लांट्स खाते हैं वो क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं, हम जरूर इस सवाल का जवाब देंगे। और आप ये देख सकते हैं स्पाइरेकल्स है, ये जो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं वहां से ये ब्रीड करता है कैटरपिलर्स। तो यहाँ से वो धारा जी किसी ने पूछा है ट्रू लेग्स का क्या मतलब हुआ? यस, ट्रू लेग्स ये उसके असली पैर है, जो बटरफ्लाई जब वो डेवलप होगा तब ये उसके असली लेग होंगे, जो 6 लेग जो बटरफ्लाई असली तितली बन जाती है अडल्ट, तब ये वाले लेग्स उसके होंगे। और ये अभी सिर्फ ये जो प्रो लेग्स है ये कैटरपिलर स्टेज के लिए ही है, वो फिर झड़ जाएंगे जब वो प्यूपा बनेगा। तो ये सारे लेग्स उसके जो प्रो लेग्स हैं वो सब झड़ जाएंगे जब वो स्किन शेड करता है। यस, सो हम आगे, और किसी को कोई सवाल है कैटरपिलर एनाटॉमी को लेकर? आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, अनम्यूट कीजिए, प्रश्न पूछिए और फिर म्यूट कर दीजिए जिससे कि साइलेंस बना रहे। आप लोग अनम्यूट करके प्रश्न पूछ लीजिए। कैटरपिलर की लाइफ कितनी होती है? हर कैटरपिलर, यस, हर बटरफ्लाई का अपना एक कैटरपिलर होता है। बटरफ्लाई होने के पहले कैटरपिलर स्टेज में होता है। तो हर एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल वेरी करता है, उसकी साइज और स्पीशीज और फैमिली। बटरफ्लाई 5 कुलों में बांटा गया है उनके साइज, कलर और शेप के हिसाब से। तो वो अकॉर्डिंग वो टाइम लेता है। तो जनरली एक मैं अप्रॉक्स नॉर्मल बटरफ्लाई के बारे में बता रही हूँ, तो वो करीब 15 से 20 दिन कैटरपिलर स्टेज में रहता है। और इस दौरान कैटरपिलर स्टेज में जब वो बड़ा होता है, जैसे हम बढ़ते हैं, हम हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं, तो हम हमारी हाइट ग्रो करती है, वजन बढ़ता है। तो कैटरपिलर्स क्या करते हैं, खाते वक्त वो अपनी स्किन शेड करते हैं। जैसे सांप कैसे अपनी स्किन शेड करता है और वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, उसी तरह कैटरपिलर भी अपनी स्किन शेड करते हैं और उसको बोलते हैं इंस्टार बोलते हैं। तो वो 5 बार अपनी स्किन शेड करता है। तो आप जब देखेंगे कैटरपिलर को तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही कैटरपिलर था जो पहले इंस्टार में था। तो आप देख के अचंभित हो जाएंगे उसको। तो कैटरपिलर में ये देखिए, ये एक स्वॉलो टेल, मतलब
कड़ी पत्ता पे आने वाला ये कैटरपिलर है। तो कैटरपिलर में ये एक ऑर्गन होता है ऑसीमिट्रम, जो वो डिफेंसिव ऑर्गन है, जिसको जब वो परेशान होता है या डरा हुआ होता है तो लोगों को डराने के लिए कि दूर रहो मुझसे, तो ये अपना ये ऑर्गन निकालता है। हम इसका एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। देखिए ये कैटरपिलर है और देखिए थोड़ा सा उसको डिस्टर्बेंस महसूस हुआ, तो देखिए वो डराने के लिए उसने वो बाहर टेंटेकल्स जैसे निकाला है, और वो रेड में होता है तो थोड़ा डरावना सा लगता है, तो लोग डर जाते हैं कि क्या है। और देखिए कहाँ से निकला, उसके बराबर हेड के पास से निकला। तो ये सभी कैटरपिलर्स में नहीं होता, बट जो आमतौर पे तितलियां पाई जाती है कॉमन नॉर्मल, उसमें ये देखा जाता है। तो ये तो था फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज कैटरपिलर। कैटरपिलर के बाद हम देखेंगे कि एक वयस्क तितली की एनाटॉमी क्या है। अगर आपको अपना गार्डन बनाना है तितलियों का, तो आपको तितलियां अच्छी तरह से समझनी होंगी, फिर आप उतना ही अच्छा अपना गार्डन बना पाएंगे। तो तितली की एनाटॉमी हम देखते हैं। तो कोई बताएगा तितलियों में कितने पंख होते हैं? चैट में डाल। 4। यस, वेरी गुड। सो जो आगे के पंख होते हैं उसको 4 विंग्स बोलते हैं। जैसे हम कैसे 4 आर्म्स, हमारे 4 आर्म्स बोलते हैं, वैसे उनके भी आगे के पंख को 4 विंग्स बोलते हैं और पीछे के पंखों को हिंड विंग्स बोलते हैं। और जैसे हमारी नसें होती है वैसे उनके पंखों में भी नसें होती है। आप देख रहे हैं ये सारी नसें हैं, ठीक है। और तितलियों की आंखों को कंपाउंड आइज कहा जाता है, और 2 एंटेना होते हैं, और तितलियों को दांत नहीं होते। तो ये देखिए ये एक स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो पराग लेता है, पीता है, नेक्टर सक करता है, उसको प्रोबोसिस बोलते हैं। और तितलियों को 6 पैर होते हैं, बट कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिसके 4 पैर होते हैं, जो मिल्क बीड बटरफ्लाईज होते हैं, तो वो 4 पैर होते हैं उनको। तो जब मैं रेयर कर रही थी तो मुझे इसका अंदाजा नहीं था। तो एक बार वो जब रेयरिंग के बाद जब तितली बाहर निकली तो उसको 4 ही पैर थे। तो मैंने अपनी तितली वो बच्चे को ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा अरे ये कैसे हो गया, इसके 2 पैर क्यों नहीं है, मतलब जनरली 6 पैर होते हैं, तो ये 4 ही पैर क्यों है इसको। सो मैं थोड़ा सा डरी हुई थी कि ऐसे क्यों हो गया, डिसेबल तो नहीं हो गया ये बच्चा, ऐसे क्यों है। फिर मैंने एक्सपर्ट से सारा बात की कि ऐसा क्यों है। फिर मुझे वो पता चला कि नहीं, कुछ तितलियां 4 पैर की होती हैं और 2 लेग उसके फोल्डेड होते हैं, बट 6 ही लेग होते हैं, बट 2 फोल्डेड होते हैं। और आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आई हैव अ क्वेश्चन। कौन से लेग फोल्डेड होते हैं? बैक लेग, फ्रंट लेग या फ्रंट वाले, यस। और मैंने जैसे पहले कहा कि कैटरपिलर भी 3 भागों में बटा हुआ होता है, वैसे तितली भी 3 भागों में बटी होती है। ये हो गया उसका हेड पोर्शन हो गया, और ये जो जहां उसके पैर सब जुड़े हुए हैं, पैर और पंख जुड़े हुए हैं, उसको थोरैक्स बोलते हैं। और उसके नीचे वाला हिस्सा होता है एब्डामन होता है। तो तितलियां 3 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं और सारा कुछ उसका जुड़ा होता है थोरैक्स से, जो मिडिल पार्ट है। ओके, किसी को और कोई सवाल तितलियों की एनाटॉमी से लेकर? ठीक है। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं? वो एब्डोमेन में उसके स्पाइरेकल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, उसको स्पाइरेकल्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कोई सवाल? आगे भी जा रहे हैं। मैम, मी, आई एम सोहम। अच्छा, बोलिए। How butterfly use antennae? What is the help of that? We can see in the further slides के what they use antenna for. Okay, soon आपको ये पता चल जाएगा, रिवील हो जाएगा कि एंटेना क्यों यूज होता है। ओके सोहम, ओके। सो मुझे कोई बताएगा कि हमारी इंद्रियां कितनी होती है? इंद्रियां यानी सेंसेस, हमारे पास कितने सेंसेस है, कोई बता पाएगा? 5 सेंसेस। यस, 5 वेरी गुड। किसने बताया, मैं उसको थैंक यू बोलूंगी। यस, एब्सोल्युटली राइट, 5 सेंसेस होते हैं। कोई बताएगा कितने सेंसेस होते हैं? कौन से होते हैं, बताएगा कोई?
संगीता बोल रही हूँ. Eyes, nose, Right. ears, tongue Very good. and skin. Very good. Absolutely right. आपने जो बताया ये देखिए लिखा हुआ है. Absolutely right. तो ये हमारी 5 इंद्रियां हैं. ओके, तो हम देखेंगे अब तितलियों में ये इंद्रियां कैसे काम करती है. तो तितलियां तो जादुई हैं, तो उनकी सारी इंद्रियां हैं वो बहुत अलग तरह से काम करती है. तो हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो हम विजन की बात करेंगे. हमारी विजन जैसे नॉर्मल है, तितलियां हमारे तरह नॉर्मल नहीं दिखती. उनकी मैंने जैसे आंख बताया कंपाउंड आईज होती है, और उनके पास 2 वे विजन होता है. एक तो नॉर्मल विजन होता है और दूसरा होता है कंपाउंड विजन. आप कभी भी मोबाइल खरीदते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं? अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, अच्छा स्क्रीन होना चाहिए, और क्या देखते हैं? कैमरा कितना मेगापिक्सल का. एब्सोल्युटली राइट. सेल्फी अच्छी आनी चाहिए. अपलोड करना होता है, फोटो सब जगह होता है, शेयर करना होता है. सो हम बहुत अच्छा पिक्सल देखते हैं कि हमारे मोबाइल का पिक्सल बढ़िया होना चाहिए. तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि बटरफ्लाई एज 12,000 पिक्सल का उनका कंपाउंड आईज होता है. क्या आप सोच सकते हैं कि इसकी क्या मुकाबला नहीं है किसी मोबाइल के साथ? तो जो सिंगल व्यू विजन है वो मेनली एक पूरे ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है, और जो कंपाउंड विजन है, जो पिक्सल वाला विजन है, वो ओवरऑल सराउंडिंग को कैप्चर करता है. जो उसकी नैनो वेव्स है वो आप देख सकते हैं 254 से 600 तक की है, और वो अल्ट्रावायलेट रेज भी देख सकते हैं और पोलराइज लाइट भी देख सकते हैं. तो अल्ट्रावायलेट विजन उनका होता है अपना खाना ढूंढने में, और प्रेडिटर से, शिकारियों से बचने में, और अपने लिए साथी चुनने में. तो अल्ट्रावायलेट विजन का उनका फायदा क्या होता है? जो हम नॉर्मल विजन देख रहे हैं उनको वैसे नहीं दिखाई देता है. जो परागण में जो फूल ऑलरेडी जिसको परागण हो चुका है, तो वो अल्ट्रावायलेट विजन से वो देख पाते हैं कि इसमें से पराग चूस लिया है, तो इस पे हमें वक्त नहीं बर्बाद करना है. और अल्ट्रावायलेट विजन से उनको पैटर्न्स दिखाई देते. तितलियां आप जान ही रहे हैं कितनी सुंदर रंग में होती है. वो रंग का बहुत महत्व है. हर एक तितली का अपना रंग है, पैटर्न है. तो उस पैटर्न से वो पहचानते हैं एक दूसरे को, हाँ कि ये हमारे बिरादरी वाला है. हम कहीं भी ढूंढते हैं ना, हाँ चलो गुजराती मिल गया, हाँ गुजराती, मराठी, तो वो अपनापन लगता है ना. तो वैसे ही तितलियों में जो पैटर्न है वो अपने बिरादरी वाले पैटर्न को जरूर खोजती है. उसमें अल्ट्रावायलेट विजन उनको बहुत मदद करता है. तो वो उस तरह वो देख पाती है, उस तरह वो अपना वो साथी भी ढूंढने में उनको मदद करता है. तो दूसरा उनका है जो भी फोटोग्राफी करते हैं, ग्रुप में कितने लोग के पास DSLR है या फोटोग्राफी करते हैं? कोई बताना चाहेगा? जो फोटोज प्रोफेशनल फोटोग्राफी पसंद करते हैं, कितने के पास कैमरा है? जो बहुत महंगे होते हैं, उसके लेंसेज बहुत महंगे होते हैं. जी, मैं बाय प्रोफेशन फोटोग्राफर हूँ. कीर्ति जी का हस्बैंड मैं ही हूँ. वेरी गुड. अच्छा, ग्रेट. तो आप जान रहे हैं कि उसमें फ्लिकर फ्यूजन रेट होता होगा. हाँ, फ्रेम रेट होता है. राइट. फ्लिकर को कंट्रोल करने के लिए. राइट, एब्सोल्युटली राइट. तो आप जान रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं या कोई बल्ब जल रहा है, तो वो स्टेडी नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली जल रहा है, बट वो इतनी तेजी से जल रहा है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा कि वो जल रहा है. जैसे आप दिया जला रहे हैं, तो रात भर दिया जला, तो ऐसे नहीं कि आपने रात में जलाया था वही दिया जल रहा है. वो तो कब का जल चुका, वो कंटिन्यूसली चल रहा है, बट वो इतने तेजी से चलता है तो हमारा आई उसको कैच नहीं कर पाता. तो बटरफ्लाई का जो फ्लिकर फ्यूजन रेट है, आप देख सकते हैं कि 250 गुना ज्यादा है हम इंसानों से. जो कोई कैमरा महंगे से महंगा लाखों का कैमरा भी उसको कैच नहीं कर पाए. आप देख रहे हैं हमारा ह्यूमंस का रेट है 45 से 53 पर सेकेंड, और बटरफ्लाईज का 250 गुना ज्यादा है उससे. तो आप सोच सकते हैं कि उनकी एक्यूरेसी क्या है आंखों की.
तो आप ये दोनों विजन देख सकते हैं कि ये फूल है, लैंटाना का फूल है, जो हम हमारे आम आंखों से देखते हैं, और ये देखिए बटरफ्लाई को ये किस तरह दिखाई देगा, क्योंकि उनकी आंखों में इतना पिक्सल है, तो वो उनका व्यू कुछ इस तरह होता है। और आगे बढ़ते हैं, ये पहली इंद्री थी हमारी विजन। तो आगे बढ़ते हैं, अभी सोहम ने पूछा था कि एंटेना का क्या यूज होता है। सोहम बेटा देखो, एंटेना हम स्मेल किससे करते हैं सोहम? बाय विच ऑर्गन वी टेक स्मेल? Yes, absolutely right. But the butterflies are magical. So butterflies smell with their antenna. तो butterflies के पास नाक नहीं है, तो वो स्मेल करते हैं अपने एंटेना से। तो वो कई किलोमीटर्स तक उनको पता चल जाता है कि अगर पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स है, या मेट हो, अपना साथी ढूंढना हो, तो वो कई किलोमीटर्स का उनको अंदाजा मिल जाता है कि यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, तो वो एंटेना यूज करते हैं अपना। तो तीसरी इंद्री पे जाते हैं। तीसरी इंद्रियां है टेस्ट। तो ये इसके लिए तो सब इसके आगे सब लोग मजबूर हो जाते हैं, अपने पसंद का खाना होना चाहिए। तो बटरफ्लाईज का ये इम्पोर्टेंट, मैंने कहा जैसे बटरफ्लाईज जादुई है, वो उनका हर एक अंग अलग है। तो बटरफ्लाईज जो टेस्ट करते हैं अपने पैरों से टेस्ट करते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? कोई पूछेगा अरे प्रोबोसिस है, वो नेक्टर वहां से लेता है, तो वहां से क्यों नहीं टेस्ट करता, पैरों से क्यों टेस्ट करता है? तो इसके पीछे एक रीजन है कि आप कभी भी तितलियां देखेंगे तो उड़ती होंगी एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़। तितलियां, मैं कहूंगी कि वो बॉटनिस्ट है। जितनी जानकारी मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सपर्ट के पास होगी पेड़ों के बारे में, उतनी उससे भी कई गुना ज्यादा तितलियों को पास पेड़ों की जानकारी है। तो वो जब भी बैठती है कोई भी पेड़ पर, क्योंकि वो अंडे देने से पहले वो चेक करती है हर पौधे को कि ये पौधा ठीक है कि नहीं मेरे आने वाली जनरेशन के लिए। जब मैं अंडा दूंगी तो उसके बाद कैटरपिलर निकलेगा, तो वो खा पाएगा कि नहीं। एक सवाल पूछा था कि वो पत्ते खा जाएंगे कि नहीं दूसरे पेड़ के, तो ये जवाब मैं यहाँ देना चाहूंगी कि अंडे देने से पहले तितली हमेशा चेक करती है, और हर तितली का अपना एक होस्ट प्लांट है। सो दे नेवर ईट अदर लीव्स ऑफ अदर प्लांट। वो दूसरे पौधे के पत्ते कभी नहीं खाती, वो वही पत्ते खाती है, उनका होस्ट होता है। और सबसे पहला अंग जो भी पेड़ पे बैठती है, तो सबसे पहले वो लैंड करता है, वो उनका पैर होता है। तो वो बहुत ही क्विक हो जाता है, उनको पैर रखा, तुरंत पता चल गया ठीक है नहीं है, तो दूसरे पे चलो, ठीक है तो वही देगी, नहीं है तो चलो ये ठीक नहीं है, हम दूसरा पेड़ पे जाएंगे। ठीक है, तो वो इसलिए वो अपने पैरों से टेस्ट करती है, और उसके पैरों में टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। किसी का कोई सवाल है? Yes, I am Sohan. What is the meaning of taste receptor? टेस्ट वही वो पैरों में है। It is in the legs. How we have in the tongues, ना? हमारे जबान में जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, how you taste the sweetness, the sourness, the same way the butterfly tastes that food with their legs. Okay? Hello. Hello. Yes. Hello. Yes, yes. समझ में आ रहा है सोहम? It is clear? Yes. Yes, yes, yes. और किसी का सवाल? जी मैम, विवेक ने एक प्रश्न पूछा है। Yes. हाँ विवेक जी आप पूछिए। Yes, विवेक जी पूछिए। विवेक जी ने प्रश्न किया है कि जो तितलियां होती हैं उनके शरीर से पंख कैसे निकलते हैं, मतलब कैटरपिलर से वो पंख कैसे बनते हैं? यस, तो जादुई चीज है, आगे आपको जरूर जानने मिलेगा ये पूरी। आप थोड़ा सा इनके बारे में आप पहले एनाटॉमी समझ जाएंगे, फिर हम ये आगे की स्टेज पर पहुंचेंगे, तो जरूर मैं आपको वो दिखाऊंगी भी कैसे होता है, और लाइव भी आपको मैं कैटरपिलर्स दिखाऊंगी, तो आपको मजा आएगा देखने में।
इसका मैं जवाब जरूर दूंगी विवेक जी। आगे बढ़ते हैं। अब है चौथी इंद्रिया। जैसे संगीता जी ने बताया कि हमारी चौथी इंद्रिया है सुनना, हियरिंग, कान। तो बहुत सारे किसी का अनम्यूट हो गया है। हाँ, सो जैसे बहुत सारी रिसर्च अभी तक तितलियों पे हुई नहीं है और अभी तक हो ही रही है। अभी तक बहुत सारा काम इस पे करना बाकी है और ये सच में बहुत ही रहस्यमय और जादुई जीव है। तो जैसे वैसे तो उनको कान नहीं होते हैं, बट कुछ ऐसी स्पीशीज है जो सुनती हैं, साउंड रिसीव करती हैं थ्रू अपने वेन से। जैसे हमने एनाटॉमी में देखा था कि उनके पंखों में ये नसें होती हैं, तो ये साउंड को कैच करती हैं और ये साउंड निकालती भी हैं। जैसे अपने पंखों को रगड़ना, क्लैपिंग करना पंख से, तो उस तरह का साउंड निकालती है। और ये अल्ट्रासाउंड भी कैप्चर करती है। जैसे वो जो फ्रीक्वेंसी हम सुन नहीं पाते हैं, बहुत धीमी होती है, इंसानों के लिए सुनना वो पॉसिबल नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी भी ये सुन पाते हैं। तो इस तरह वो सुनते हैं। और आखिरी हमारा आखिरी इंद्रियां है, जैसे बताया था, स्किन, जिससे हम स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी बटरफ्लाईज और मॉथ। बटरफ्लाईज यानी तितली हो गई, मॉथ यानी पतंग। जैसे कीट पतंग आपने सुना होगा, राइट? तो मॉथ को पतंग बोलते हैं। और ये दोनों सेम कुल से हैं और ये लेपिडोप्टेरा इनका कुल आता है, इंसेक्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप ये दोनों अर्थ को, दोनों शब्दों को आप तोड़ेंगे तो उनका अर्थ देखेंगे तो लेपिस यानी क्या होता है, स्केल होता है, और टेरॉन मीन्स विंग्स होते हैं। तो ये एकमात्र ऐसा जीव है जिसके पंखों में स्केल्स है। कोई अगर किसी ने फिश देखा होगा या खाया होगा तो जैसे मछलियों के अंग पे स्केल्स होते हैं, सेम उसी तरह इसके आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये छोटे छोटे ये स्केल्स होते हैं। बट वो बहुत ही मैग्नीफाई ये पिक्चर लिया हुआ है, आप बहुत मैग्नीफाई देखेंगे। जिसने भी तितलियों को अनुभव किया है तो वो जब छुए होंगे तो तितलियों का रंग उनके हाथ में रह गया था। किसी ने अनुभव किया है जिसने तितली छुई है वो? यस, ऐसा होता है। यस, तो वो सारे उनके स्केल्स होते हैं और वो स्केल्स जब आप छूते हैं तो वो स्केल्स आपके हाथ में लग जाते हैं। तो ये एकमात्र जीव ऐसा है जिसके अंग पर ये स्केल्स है और वो बहुत ही सुंदर तरीके से उनकी रचना ऐसी होती है, तो उनकी वो पूरा डिजाइन वैसा होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ अभी इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं, कुछ जादुई और चीजें हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया कि मौत और तितलियां दोनों अलग होती हैं बट दिखने में समान होती है, पर दोनों में अंतर है। तो पूरे विश्व भर में करीब 24,000 प्रजातियां हैं तितलियां की, और इंडिया में करीब 1500 के आसपास तितलियां हैं, और मुंबई में करीब 158 के आसपास मुंबई की बटरफ्लाईज है। तो बटरफ्लाईज जैसे मैंने कहा पौधों पे निर्भर करती हैं। तो मुझे लगता है, मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ, तो भारत में इतनी विविधता है। धारा जी का वीडियो फ्रीज हो गया है क्या? है जो रात में उड़ना पसंद करते हैं। ये सूरज पसंद करता है तो वो चंद्रमा पसंद करता है। तो इसलिए तो आप देखे होंगे कि बल्ब के आसपास रात में जो लाइट जलती है तो उसके आसपास कितने कीट पतंग उड़ते रहते हैं। आप किसी ने देखा होगा, बल्ब जलता होगा तो स्ट्रीट लाइट के आसपास देखा होगा बहुत सारे। Yes, absolutely. So all those are moths. Whatever you see in the night, na, all those are moths, not butterflies. Okay. So और एक खास बात आप अंतर कर सकते हैं, तितलियों का पंख आप देखेंगे, रचना देखेंगे, बहुत सुंदर होती है, रंग बिरंगी होती है, आपको डिजाइन अलग अलग मिल जाएंगे। और उससे विपरीत है मौत की डिजाइन आपको हल्के रंगों में मिलेगी और बहुत ही फीके रंग होंगे, ज्यादा डिजाइन नहीं होगी, और कैमोफ्लेज होते हैं, मतलब
उसमें घुल मिल जाते हैं अपने आसपास के पर्यावरण में। तो और बैठने का तरीका भी देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि तितलियां हैं जो अपने पंख बंद करके बैठती हैं जनरली, और मौत आप देखेंगे तो ये पंख खोल के बैठना पसंद करते हैं। और आप इसके तितलियों के एंटेना देखेंगे तो ये बहुत थिन एंटेना होती है, ऐसी पतली सी होती है बाल की तरह। बट आप मौत का एंटेना देखेंगे तो ये एक पक्षी का पंख कैसे होता है, पैदरी होता है। तो ये एंटेना से आप उसको मेकआउट कर सकते हैं कि ये तितली है या मौत है। ठीक है, तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। आप धीरे धीरे बटरफ्लाइंग करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये मौत है या तितली है। ठीक है, किसी को कोई सवाल इससे? जी मैम, हमारा सवाल है। हाँ पूछिए। मैम, अगर बटरफ्लाई पालन अगर किया जाए तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ अनुदान वगैरह क्या प्रोसेस है कुछ? हाँ हाँ, आप तो सीख सकते हैं, तितली पालन सीख सकते हैं। हम आगे इसमें सिखाएंगे कि कैसे आप बटरफ्लाई रेयरिंग घर में कर सकते हैं। और आप हाँ सीखना चाहेंगे तो वो हम और डिटेल में उसको भी कर सकते हैं। जरूर इसके बारे में हम शेयर करेंगे। जी मैम। मेरा प्रश्न ये है, बटरफ्लाई का तो इम्पोर्टेंस आपने बताया, तो मॉथ का भी इम्पोर्टेंस क्या है? यस एब्सोल्युटली, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मौत है जो रात में निकलना पसंद करते हैं। तो और मौत की प्रजाति जैसे मैंने बताया, वो तितलियां पूरे विश्व भर में सिर्फ 24,000 है और मौत की प्रजातियां हैं 1,40,000। तो मौत का भी उतना ही महत्व है। तो बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो रात में खिलती हैं। अब आप जितने भी, अब अगर मैं अब इंडिया में देसी एग्जांपल दूं तो जितने भी सफेद रंग के फूल है, जैसे पारिजात हो गया, मोगरा हो गया, ब्रह्म कमल हो गया, जो सारे जो सफेद रंग के फूल है वो जनरली रात में उगते हैं। और वो सारे जो रात में उगने वाली जो वनस्पतियां हैं उसको परागण के लिए मौत यूजफुल होता है। और मौत भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है परागण में। उतना ही इम्पोर्टेंस है बटरफ्लाई जितना ही। ओके, और कोई सवाल? और बटरफ्लाई जैसे मैंने कहा पूरे विश्व भर में पाए जाते हैं, बस एक जगह नहीं पाए जाते, वो है एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका में क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम ठंड होती है और जैसे मैंने कहा कि उसका 86 डिग्री होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर। अगर वहाँ इतनी ठंड होती है इसलिए वहाँ वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो इसलिए वहां पर ये तितलियां बिल्कुल नहीं पाई जाती। बाकी आप पूरे विश्व भर में जाएंगे तो वो उस जहां जैसी वनस्पतियां हैं उस हिसाब से आपको मॉथ और बटरफ्लाईज दोनों आपको देखने मिलेंगी। और जैसे हमने आगे बताया कि बटरफ्लाईज को 4 पंख होते हैं, बट आप गौर करेंगे तो उनका उड़ने का जो पैटर्न है वो नंबर 8 की तरह है। जब वो उड़ती है तो आप गौर से देखिएगा तो उनका जो विंग्स का मूवमेंट है वो नंबर 8 की तरह होगा। ऐसे जब भी उड़ती है गौर से देखिएगा तो एक नंबर 8 बनाती है वो। ठीक है, और बटरफ्लाईज में हम देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि नेचर में मैंने कहा ना कि एक फेमिनिज्म है। मादाएं डिसाइड करती है कि कौन सी जीन्स आगे जाएगी। मादा को पूरा राइट होता है मेल चुनने का। तो ये प्रथा हमारे यहाँ पे भी थी पहले, राजा महाराजाओं कई सतयुग में। जैसे स्वयंवर का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि स्वयंवर का प्रचलन था जिसमें औरतों को राइट था अपना पार्टनर चुनने की। स्वयं यानी मैं और वर यानी मैं अपना वर खुद चुनूंगी। तो सेम वो ये सारा कॉन्सेप्ट आता है नेचर से। तो आप जंगल में भी जाएंगे तो हाथियों की भी आप देखेंगे कुल मादाएं होती है। तो वो सारा कुल को रूल करती है। उसकी मेमोरी में सारा डेटा होता है कि कहाँ पानी है, कब ये सीजन में यहाँ वनस्पति होती है, और वो सारा रूल फीमेल एलिफेंट करती है। वैसे ही आप शेर को देखेंगे, राजा तो शेर है बट सारा काम है उनका
शिकार करना, बच्चों को पालना, सब कुछ शेरनियां करती हैं। तो फीमेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स को बहुत राइट्स दिया गया है नेचर में। उसी तरह बटरफ्लाईज में भी आप देखेंगे तो तितलियां में भी फीमेल तितलियां ये इस तरफ की आप देखेंगे तो ये बड़ी है, मालाएं बड़ी होती है जनरली, और वो जीती भी ज्यादा है, उनका लाइफ टाइम भी ज्यादा होता है। तो जीती क्यों ज्यादा है? तो क्योंकि उनके पास वो एग्स हैं जो दूसरी पीढ़ी को जन्म देंगे, और वो डिसाइड करती है कि स्वस्थ जीन्स दूसरी पीढ़ी तक जाए, इसलिए फीमेल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है नेचर में, और वो डिसाइड करती है कि कौन सी स्पीशीज, कौन सा मेल हेल्दी है और उसकी स्पीशीज आगे जाएगी। और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये देखिए, इस फोटो में आप देख रहे हैं कि ये तितली है जो अंडे दे रही है, ये मेरे गार्डन की तितली है, इसका नाम है टॉनी कोस्टर। और ये देखिए ये अंडे दे रही है, तो ये अंडे देती है तो ये एक स्पेशल टाइप का ग्लू होता है, देखिए ये अंडे गिर नहीं रहे हैं, चिपके हुए ही हैं। और खास इंटरेस्टिंग बात, ये वाटर प्रूफ भी होते हैं, इन पे आप पानी डालते हैं तो ये अंडों को कोई नुकसान नहीं होता। जैसे नेचुरल आप जंगल में भी देखिए तितलियां अंडे देती है और बारिश होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, उसी तरह तो एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लू होता है जिससे वो स्टिक हो जाती है, ठीक है। और जैसे कैटरपिलर्स पे सवाल उठा था कि वो पत्ते खाते हैं, बिल्कुल सही है, बट अडल्ट बटरफ्लाई को जैसे मैंने कहा प्रोबोसिस होता है एक स्ट्रॉ की तरह। तो अडल्ट बटरफ्लाई जैसे हमारे सबके डाइट होते हैं, वेगन डाइट हो गया, कीटो डाइट हो गया, रॉ फूड डाइट हो गया, वैसे तितलियों का डाइट है लिक्विड डाइट, और लिक्विड जैसे फूलों का पराग लेती है। बट कुछ स्पीशीज ऐसी है जैसे नवाब हो गया, रांझा हो गया, ये सब अलग तरह की स्पीशीज है, इंडियन स्पीशीज है, वो ब्लड भी पसंद करती है। कोई कोई तितली है जो ह्यूमंस का स्वेटिंग है, हाथ पर आके बैठ गई, वो भी पसंद करती है, सड़ा हुआ मांस हो गया वो भी पसंद करती है। तो उस तरह वो उसमें से वो न्यूट्रिएंट सब कर लेती है। There is also gender in butterflies. Yes, of course, male and female. ये देखिए, this is the female butterfly and this is the male one. Okay, is it clear? Yes. Yeah. So there is a boy and girl both in the butterflies. Okay. So हम देखते हैं बटरफ्लाइज का एक टिपिकल बिहेवियर होता है। आपको बहुत छोटे से दिखते हैं जीव, बट उनकी भी एक अपनी दुनिया है और उनका एक अपना एक बिहेवियर पैटर्न है। तो हम देखते हैं कुछ अभी उनमें क्या ऐसा खास बिहेवियर है। तो अभी मैंने कुछ स्लाइड्स पहले बताया कि नेचर में महिलाओं को, फेमिनिज्म को बहुत महत्व दिया गया है, महिलाओं को राइट्स दिया गया है कि वो चुने कौन सा पार्टनर हेल्दी है, वो जीन्स आगे तक पहुंचे। तो ये कोर्टशिप एक बिहेवियर है जिसमें मेल है जो उसको, जैसे हम आजकल के बच्चे कैसे हैं, रोज डे हो गया, वैलेंटाइन डे हो गया, चॉकलेट्स देते हैं, गिफ्ट देते हैं, डेट पर ले जाते हैं, उसी तरह ये स्पीशीज भी अपने साथी को मनाने के लिए डांस करके दिखाते हैं, थोड़ा सा बहलाते हैं। तो ये देखिए एक कोर्टशिप का, एक मेटिंग के बिफोर वो एक बिहेवियर है जिसमें एक मेल फीमेल को मनाने की कोशिश कर रहा है। और ये क्लिपिंग है राघवेंद्र जी का, मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगी कि बहुत सुंदर क्लिपिंग उन्होंने शूट किया है और मुझे इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, तो उनका दिल से धन्यवाद। और हम देखते हैं ये बिहेवियर
तो जैसे आपने देखा, किसी को कोई सवाल इसको लेकर, कोचिंग को लेकर? ओके बेटा, सोहन, यस, टेल मी. In the video, the two butterflies I have seen, why the male butterfly is little bit small than the female butterfly? I have explained in the previous point, na? Because female has to survive for a longer time, and they has to carry the genes of next generation. So they are bigger in size, and even they live for a longer time. Okay? धारा जी, मेरा एक सवाल है. Yes, पूछिए. As their diet is liquid diet. Yes, right. और उड़ने के लिए बहुत सी ताकत चाहिए होती है. बिल्कुल बिल्कुल. So there must be a body to feather ratio या wing ratio, जो कि बॉडी वेट होता होगा उनका. तो उनका एनर्जी जो है वो लिक्विड होने की वजह से बहुत अच्छा होता है. राइट. क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जो समझना चाहिए हम एज अ ह्यूमन बीइंग? Going on a liquid rich diet could be a substitute for better energy level. Yeah, how to explain it? Yes, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आशीष जी ने. और जैसे कहा उन्होंने कि लिक्विड डाइट है, तो देखिए वो लिक्विड डाइट में वो क्या ले रहे हैं, वो पराग लेते हैं. तो पराग आप जान रहे हैं कि ये इसी से शहद मधु बनता है. तो वो सबसे रिच सोर्स और प्योर सोर्स माना गया है कि एक फल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है उस वक्त उसमें जो एनर्जी है, मतलब आप समझ रहे हैं सबसे हाई एनर्जी, हाई लेवल, हाई प्राणिक फूड में ये काउंट होता है पराग. तो उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, और वो बटरफ्लाई जितने लाइट होते हैं और उनको वो इनफ, मोर देन इनफ हो जाता है पराग, और उसमें बहुत ही सुपर एनर्जी, सुपर फूड में काउंट होता है पराग. तो वो उनको बहुत ताकत मिल जाती है उससे. और आगे वो क्या करते हैं, आगे हम और एक उनका बिहेवियर देखेंगे. तो पराग से तो उनको एनर्जी तो मिल जाती है, बट जैसे आपने कहा कि उनको और न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, जैसे अमीनो एसिड हो गए, सोडियम हो गए, वो जरूरत पड़ती है. तो वो कैसे लेते हैं वो हम आगे उस बिहेवियर में देखेंगे. और ये श्योरली हम ह्यूमंस भी अप्लाई करें हमारे लाइफ में इस डाइट को. कुछ लिक्विड्स है, जो कुछ एनर्जी ड्रिंक्स है जो हम इंक्लूड करें, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस. और इसमें बहुत सारा रिसर्च वर्क अभी तक चल रहा है. मैंने कहा ना कि ये बहुत ही जादुई जीव है, इन पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है, अभी तक बहुत सारी रिसर्च करना बाकी है. तो श्योरली इस पे काम चल रहा है, और जरूर इसमें कुछ और अपडेट होगा तो जरूर मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ. तो और कोई सवाल आगे बढ़ेंगे ना? तो फिर अच्छा आगे बढ़िए. हाँ, ओके. हाँ, ये हाँ, तो ये तो हो गया प्यार. अब हम टकरार की बात करते हैं. तो प्यार के बाद टकरार तो जैसे इंसानों में आप देखते ही है कि मनमुटाव कभी कभी हो जाता है कुछ छोटी छोटी चीजों को लेके. उस तरह बटरफ्लाईज में भी टेरिटोरियल फाइट होती है कि ये मेरा एरिया है, यहाँ नहीं आना है, इससे दूर रहिए. तो जैसे वो अपनी टेरिटरी बनाते हैं कि ये मेरा इलाका है, यू शुड नॉट एंटर बियॉन्ड दिस. तो वो कैसे अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करते हैं, और ये जनरली ये बिहेवियर मेल्स में देखा जाता है. और ऐसा क्यों करते हैं वो? तो जनरली ये फीमेल्स के लिए किया जाता है. और वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको कोई उड़ती चीज दिखी तो वो उनके पीछे तुरंत भागते हैं उनको भगाने के लिए. तो हम ये बिहेवियर देखेंगे एक वीडियो के माध्यम से. तो आगे देखते हैं कि ये टेरिटोरियल फाइट कैसी होती है. देखिए वो था बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर था, जिसपे वो कोर्टशिप हो रहा था, मेटिंग हो रही थी. और ये देखिए ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से लड़ाई हो रही है. तो आप जब भी आपको दो तितलियां दिखे तो आपको गौर से देखना है कि ये लड़ाई हो रही है या प्यार हो रहा है. आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा एग्रेशन दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं. देखिए कांस्टेंट वो एक दूसरे से झड़प हो रही है. और इसमें स्ट्रॉन्ग मेल है, वो जीत जाता है तो वो उसका टेरिटरी एरिया हो जाता है. और फिर उस एरिया में जितनी भी फीमेल्स हैं वो उसके एरिया में रहती है, फिर वो दूसरा मेल वहां नहीं आता.
इससे आप मेकआउट कर पा रहे हैं कि ये देखिए ये कांस्टेंट उसमें झड़प हो रही है। और वो आपने कोचिप वाला वीडियो देखा था तो वो बहुत ही सॉफ्ट था, सेंसिटिव था, वो मेल था, वो थोड़ा सेंसिटिव था और एक अच्छा सा एक डांस हो रहा था। यहाँ ये एग्रेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इससे लेकर कोई इससे लेकर किसी को कुछ, हेलो, टेरिटोरियल साइड यस, मेल और मेल्स में ही होती है या मेल एंड फीमेल्स में भी होती है? जनरली मेल्स में ही होती है, क्योंकि वो फीमेल्स को लेकर प्रोटेक्टिव होते हैं कि ये इतनी फीमेल्स मादा है तो वो मैं चाहूंगा कि वो मेरी एरिया में ही रहे, दूसरा मेल उसमें एंटर ना करे, क्योंकि वो चाहता है कि अपनी मेरी जीन्स, वो मेल अपना जीन्स आगे पहुंचाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि किसी और मेल की जीन्स उसमें जाए। Is why other butterflies have another design on their wings? Why not the same? That's why I'm explaining why it is different. So every butterfly has a different design, and this is the one more behavior. It is called protective mimicry. So it is almost similar to like this. ये आप देख रहे हैं, ये क्रिम्सन रोज नाम का एक बटरफ्लाई है। ये दोनों भारतीय तितलियां ही हैं और ये एक तो मेरे गार्डन की ये फोटो है। और ये जो तितली है क्रिम्सन रोज, ये होस्ट प्लांट इसका ऐसा है जो थोड़ा सा जहरीला होता है, तितलियों के लिए, हमारे इंसानों के लिए नहीं होता। तो वो उसका कैटरपिलर वो जहरीले पत्ते खा के बड़ी होती है, तो उसके शरीर में ये अंग में जहर आ जाता है, तो इसको पक्षी और कोई भी जो छिपकलियां हैं वो खाना पसंद नहीं करते, कि क्योंकि उनको पता है कि इसको खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, तो इससे फूड पॉइजन हो जाएगा, इसलिए इससे क्रिम्सन रोज से दूर रहिए। तो आप देखिए प्रकृति का कमाल देखिए, तो ये हजारों साल में ये जो जहरीली तितली नहीं थी, तो उसको ये पता चल गया कि हम इसके जैसे दिखेंगे तो हमें भी ये लोग नहीं खाएंगे। तो इवोल्यूशन का कमाल देखिए, ये धीरे धीरे इसने अपने आप को इस रूप में ढाल दिया। तो कोई बर्ड देखता है तो उसी को यही लगता है कि ये क्रिम्सन रोज है, तो बाबा इसको नहीं खाना है, तो ये हमेशा बच जाती है शिकारियों से। हालांकि ये इसका नाम कॉमन मॉर्मोन है और बहुत ही आम तितली है और ये मिमिक्री करती है। और आप मिमिक्री में भी देखेंगे तो जनरली मादाएं ही करती है, ये एक फीमेल है। तो मादाएं जैसे मैंने कहा कि ज्यादा जीती है और वो अंडे पहुंचाना चाहती है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, जीन्स को पहुंचाना चाहती है, इसलिए फीमेल ज्यादातर मिमिक्री करती है। तो फीमेल्स का ज्यादा महत्व है नेचर में। तो इसको लेकर किसी को सवाल है? हाँ, क्रिम्सन रोज जो बटरफ्लाई है तो ये नुकसान तो नहीं करती गार्डन में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि मौत हो गए या तितलियां हो गई, आपके गार्डन में सिर्फ पत्ते खाएंगे। मैं आपको आगे एक स्टोरी सुनाऊंगी, बट वो आपके पौधों को बीमार कभी नहीं करते। तो चलिए मैं अभी सुना देती हूँ। आप मुझे बताइए सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। यस, एब्सोल्युटली राइट, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। हमारा सेशन थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है तो हम नहीं नो प्रॉब्लम ना। यस, सो क्योंकि टाइम हो चुका है, बट नो प्रॉब्लम। तो सृष्टि की रचयिता है ब्रह्मा जी। और तो ब्रह्मा जी आप जान ही रहे हैं कि हर एक चीज है, जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, फूल हो गए, हर एक चीज आप जो दुनिया में देख रहे हैं वो ब्रह्मा जी ने रचना की है उसकी। तो ब्रह्मा जी जैसे रचना करके वो भी थक गए, जैसे हम भी थक जाते हैं, बहुत काम कर लिया, चलो ये वीकेंड 3 दिन छुट्टी है, हम कहीं गोवा चले जाते हैं, कहीं वीकेंड बनाते हैं, रिसोर्ट में आराम करते हैं, थोड़ा हम फील करते हैं ना। तो वैसे ही ब्रह्मा जी भी बोले हम बहुत थक गए हैं, अब हमें थोड़ा आराम चाहिए, तो हम भी थोड़ा सा हमारा वीकेंड स्पेंड करना चाहते हैं। तो बोलते हम क्या करते हैं, तो ब्रह्मा जी हैज क्रिएटेड वन ब्यूटीफुल गार्डन फॉर हिमसेल्फ। तो उन्होंने सोचिए ब्रह्मा जी अपने लिए गार्डन बना रहे हैं अपने लेजर टाइम के लिए, तो कैसा होगा। तो उसमें सब कुछ था, फूल, वनस्पतियां, सुंदर सुंदर फूल,
और सारे सब जो एक गार्डन में आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारी चीजें थी, फूल, पक्षी थे, सब जानवर थे, और बहुत ही रमणीय एक बगान एक उन्होंने रचना की। और उसमें वो जाकर रिलैक्स भी करते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था, और इतना अच्छा लगता था कि वहां जाने से सारी थकान दूर हो जाती, और बहुत अच्छे से उसका केयर किया जाता था, फूलों का, पौधों का भी ध्यान रखा जाता था, सब जादुई वनस्पतियां भी थी, औषधि वनस्पतियां भी थी वहाँ। तो एक दिन कहीं बाहर गए हुए थे और फिर लौटते हैं और देखते हैं तो सारा गार्डन तहस नहस हो चुका है। तो तहस नहस हो चुका है तो थोड़ा आकर क्रोधित हुए, क्योंकि इतने प्यार से बनाई हुई चीज और कोई बर्बाद कर दे, तो आप ही इमेजिन कीजिए हम आते हैं और हमारी चीज तोड़ फोड़ के रख दी है तो कैसे हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है। उसी तरह ब्रह्मा जी क्रोधित हुए कि ये कौन, किसने किया। तो अपने देवदूतों को बोला, जाओ ये बंदे को पकड़ के लाओ, मैं उसको सजा दूंगा, इसको हम कड़ी सजा देंगे। तो सारे देवदूत गए और ढूंढने गए कौन बर्बाद कर दिया गार्डन को। तो बहुत ढूंढा तो उनको एक पत्थर के पीछे एक डरा सा जीव मिला, छोटा सा, तो छोटा और मोटा, तो उसको पकड़ के ले आए। तो पकड़ के ले आए और ब्रह्मा जी के सामने पेश कर दिया कि देखिए ये है प्रभु आपका जो गार्डन का तहस नहस, जो भी बर्बादी की है किस बंदे ने की है। तो ब्रह्मा जी देखते हैं तो वो एक कैटरपिलर निकलता है, और मोटा सा कैटरपिलर होता है। तो वो बोलते हैं कि ये इसी ने ये सारा सब काम किया हुआ है। तो ब्रह्मा जी क्रोधित होकर उसको श्राप देते हैं कि हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पत्थर के बन जाओगे। तो वो बोलते हैं, वो बेचारा छोटा सा कैटरपिलर था तो डर गया, श्राप दिया तो बोलते आप पत्थर के बन जाएंगे। और तो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो बोलता है प्रभु गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को दया आती है, तो बोलती है आप प्लीज अपना श्राप वापस ले लीजिए। तो ब्रह्मा जी तो बोले नहीं, ये ब्रह्मवाणी, ये श्राप तो वापस नहीं लिया जाएगा, तो पत्थर के तो तुम जरूर बनोगे, लेकिन हम तुमको एक वरदान देते हैं कि तुम अभी एक भद्दे से कैटरपिलर दिख रहे हो, जब पत्थर के बनोगे तो एक स्टेज आती है जो आपने कहा प्यूपा स्टेज, वो बिल्कुल पत्थर जैसा लगता है, और उसमें आप देखेंगे तो वो मृत अवस्था जैसा ही होता है, ना खाता है ना पीता है, एक बंद कोश में रहता है और बिल्कुल पत्थर जैसा लगता है। तो बोलते हैं उस अवस्था के बाद तुम एक तितली में बदल जाओगे तो और उड़ पाओगे। तो उसके बाद एक सुंदर सी तितली में वो बदल जाता है और वो उड़ पाता है। तो उसी तरह वो सारे पत्ते खाते हैं, कैटरपिलर अपने से 1000 गुना खाने की क्षमता रखता है, मतलब वो एक ही दिन में पूरा गार्डन साफ करने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर आपके गार्डन में कैटरपिलर्स आते हैं तितलियों के, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वो पत्ते खाएंगे और उस सुंदर तितली में बनकर उड़ जाएंगे। तो ब्रह्मा जी की तरह क्रोधित ना हो, उनको खाने दीजिएगा और सुंदर जीव को और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो इससे संबंधित और कोई सवाल? संगीता जी आपका सवाल मुझे आशा करती हूँ इसका जवाब मिला होगा इससे। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो आपने ये बोला ना कि ये पॉइजनस होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं मतलब ऐसा तो कुछ हो तो हाँ, नहीं पॉइजनस इन टर्म्स ऑफ जैसे रुई का पौधा आप जानते हैं, आखमन बोलते हैं जिसको, तो उसमें भी एक पॉइजन होता है, जैसे उसको मिल्क वीड बोलते हैं, इसमें सफेद रंग का दूध आता है, सैप जैसा जो होता है। यस राइट। सो वो पॉइजनस होता है ऐसे देखा जाए तो, बट वो उसकी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी होगी तब इट विल बी अ पॉइजनस फॉर अस, अदरवाइज इट इज हार्मलेस। ओके, थैंक यू। या सो आगे बढ़ते हैं। धारा जी एक सवाल। हाँ पूछिए। जो तितली जैसे हम पकड़ते हैं और हाथ में उसका रंग लग जाता है, बिल्कुल तो हमें ऐसा लगता है जैसे मैंने उसको डैमेज कर दिया। हाँ, तो इज इट अ डैमेज और वो रिपेयरेबल होता है, फिर से रिपेयर हो जाती है? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। नहीं, वो रिपेयर नहीं होता है। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए तितली की साइज, जैसे हम बड़े होते हैं तो वैसे तितलियां की साइज नहीं बढ़ती। वो जो कुछ भी खाया है कैटरपिलर स्टेज में, जो भी संजोया है चर्बी के रूप में कैटरपिलर स्टेज में, वो वही सारा कुछ वो तितली के रूपरेखा वो बनेगी। जो उसकी शेप विंग्स के है, जो साइज है, उसका जो आकार है, विंग स्पैन है,
वो सब वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। वो जब व्यस्त तितली बन जाती है तो वो सिर्फ सर्वाइव करती है, अंडे देती है, बस वो उसका जीवन चक्र उसी तक होता है, बट वो साइज में नहीं बढ़ती। और जैसे आपने कहा कि हाँ वो हाथ में रंग रह जाता है, तो डेफिनेटली वो उसके विंग्स को थोड़ा सा वो वहां से स्केल निकल गए, तो उनको वो थोड़ा सा वनरेबल बना देती है। मतलब ये कैसी है, एक लेयर, प्रोटेक्टर लेयर है उनके विंग्स में ना। जब वो स्केल्स आप छूते हैं तो वो स्केल्स निकल जाते हैं, तो उतना हिस्सा वो प्लेन हो गया, मतलब ट्रांसपेरेंट खुला हो गया, तो वो डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कम से कम तितलियों को विंग से छूने की कोशिश कीजिए। हाथ पे इस तरह अपने आप बैठने आती है तो ज्यादा बेटर, विंग से छूना अवॉइड कीजिए उसको। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। मैं यही पूछना चाह रहा था कि मतलब व्हाट इज द करेक्ट वे टू हैंडल बटरफ्लाई। राइट। हाँ, तो जैसे ही आपने अभी इससे पहले भी सवाल पूछा था खाने को लेकर कि वो नेक्टर लेती है, तो उनको एनर्जी सोर्स कहाँ से मिलता है। तो आप ये और एक इनका मैंने जैसे कहा कि एक इम्पोर्टेंट उनका बिहेवियर है जिसको मड फडलिंग कहते हैं। और ये जितनी भी तितलियां दिख रही है वो सारे मेल्स है, बैचलर पैट्स है, बैचलर पार्टी हो रही है। तो क्यों मेल्स है, क्योंकि जैसे नेक्टर से जो परागण से वो मीठा है और वो उससे एनर्जी मिल जाती है, बट बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए उनको अमीनो एसिड और सोडियम इसकी जरूरत पड़ती है। तो वो ये चीज उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करने के लिए और आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो वो कहाँ से लेते हैं, तो ये जैसे बारिश के बाद जब गीली होती है, मिट्टी होती है, या नदी के आस पास का जो मिट्टी का एरिया होता है गीला होता है, तो ये गीली मिट्टी में ये उस मिट्टी से ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और ये मेल्स लेते हैं, और जब वो मेटिंग के दौरान वो फीमेल में वो सारे न्यूट्रिएंट पास ऑन कर देते हैं। तो ये एक तरीका है उनका एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट लेने का, तो उसको मड फडलिंग कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर है उनके लाइफ का। नंबर 5 पे आते हैं बास्किंग। तो जैसे ही मैंने कहा कि बटरफ्लाईज कोल्ड ब्लडेड है और उनको धूप चाहिए, बिना धूप के उनको फंक्शनिंग करने में दिक्कत होती है, वो उड़ ही नहीं पाएंगे। इनफैक्ट 86 डिग्री के नीचे अगर उनका टेम्परेचर चला जाता है तो हमेशा अपने आप देखेंगे सुबह के टाइम पे है ना, वो पत्तों पे ऐसे अपने विंग्स खोल के धूप सेक रही होती। जैसे हम फॉरेनर्स कैसे जाते हैं गोवा में सन टैनिंग करते हैं, धूप सेकते हैं, वैसे ही ये तितलियां अपना धूप सेकती हैं, जिसको बास्किंग कहा जाता है। और ये हमारी बहुत ही सुंदर तितली है, इंडियन भारतीय तितली है, जिसको लेमन पेंसी कहा जाता है। और एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर है, बटरफ्लाई बहुत रोमांटिक होते हैं, जैसे एग्रेशन है उतना ही प्यार भी है उनमें, तो अपने साथी को प्रति। तो जैसे हम कैसे डेट पे जाना चाहते हैं, बहुत ही आइलैंड पे चले गए, क्रूज पे चले गए जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई ऐसी जगह चले गए जहाँ ज्यादा लोग ना हो, शांति हो, नेचर हो, पहाड़ों में चले गए। तो वैसे ही एक बिहेवियर है बटरफ्लाई में जिसको हिल टॉपिंग कहा जाता है। और जनरली ये सबसे पहाड़ के ऊंचे एरिया में मेल बटरफ्लाईज जाते हैं और वहां पर वो रहते हैं, और वो एरिया जैसे टेरिटरी है वो गाइड करते हैं, मार्किंग करते हैं। अगर कोई और मेल आता है तो वो उनको आने नहीं देते, वो उनका जोन होता है। और फीमेल फिर उनकी तलाश में जाती है, वो जानती है कि सबसे ताकतवर मेल है वही ऊपर होगा, क्योंकि वहां तक जाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग जीन्स चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो फीमेल्स जरूर जाती है ऊपर सबसे स्वस्थ मेल की तलाश में। तो वो हिल टॉपिंग पे इसको कहा जाता है। तो इस तरह वो अपना साथी ढूंढते हैं, बहुत ही प्यारा तरीका है अपना साथी ढूंढने का। इसको लेकर कोई सवाल है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आज का ये सेशन यही खत्म करते हैं, हम कल आगे बढ़ेंगे उनके लाइफ साइकिल को लेकर, उनके होस्ट प्लांट, नेटर प्लांट्स, और आप अपना बालकनी गार्डन कैसे सेटअप कर सकते हैं उसको लेकर ये श्रृंखला हम दूसरे दिन कल आपसे मिलेंगे 4 बजे। और आज के सेशंस को लेकर किसी को कोई सवाल है तो जरूर पूछ सकता है। दीदी मुझे एक क्वेश्चन है आपकी क्लास
फ्लाइट पर्सन। हाँ आपने बताया कि बटरफ्लाई को हाई प्लेस पसंद है, यस तो यस ये हम ये सोच सकते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग में भी आ सकते हैं, हायर फ्लोर बिल्कुल पे। यस बिल्कुल। अब मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी मुंबई में, और मैंने बहुत ही छोटे से जैसे मेरी बालकनी थी 2 बाय 4 फुट की बालकनी थी, उससे मैंने एक शुरुआत की है। बट मैंने बाद में डेवलप करने के बाद मैंने जिस दिन क्लाइंट्स के साथ काम किया है, तो वो अब मुंबई में वैसे ही जानती है हॉरिजॉन्टल स्पेस बची नहीं है, तो हम सब टावर्स बनाने लगे हैं, स्काई स्केपर्स बनाने लगे हैं। तो वो 10 फ्लोर 15 फ्लोर तक भी आपको बटरफ्लाईज आते हैं। वो आप अगर इसके प्लांट्स लगाते हैं तो वो इतने ऊंचे तक भी वो जरूर आते हैं, तो आप लगा सकते हैं अपने बालकनी में, उसके पौधे लगा सकते हैं और अपना छोटा सा एक Today's session was very nice. थैंक यू सो मच सोहम। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन, और हम कल जुड़ेंगे No. आगे और जानेंगे इनके बारे में, जादुई चीजें। किसी का कोई सवाल? No. ओके ओके। धारा जी, आपने आज का सेशन सभी लोगों के प्रश्नों का भी समय समय पर जवाब देते रहे, इसलिए सब लोगों की जिज्ञासा भी शांत है, और मुझे लगता है सब लोगों को ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम लोग आज का सेशन यही समापन करते हैं, और कल हम एक बार फिर से जुड़ेंगे और तितलियों के बारे में, कि उनके होस्ट प्लान, जैसे कि धारा जी ने बताया है कि आप गार्डन सेटअप वगैरह कैसे कर सकते हैं, तो उस पर हम कल कंटिन्यू करें। तो किसी का अगर कोई सवाल नहीं है तो हम वर्षा जी का एक सवाल है, हाउ बटरफ्लाई विंग्स गेट देयर कलर। जैसे वर्षा जी, जैसे मैंने समझाया कि ये विंग्स एक छोटे छोटे स्केल से ये बना हुआ है, तो ये स्केल्स में आप देखेंगे तो वो स्केल्स का उसका रचना उस तरह की जाती है, तो उस पे लाइट पड़ने से वो रिफ्लेक्ट होके वो कलर और वो पैटर्न दिखाई देता है। तो उस तरह वो उसका पैटर्न और कलर हमें व्यू होता है। एक्चुअली वो एक संरचना है वो स्केल्स की। आशा करती हूँ वर्षा जी को उनका जवाब मिला होगा। और किसी का सवाल? सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया है के सेशन को। आपने बहुत ही डिटेल में हर एक जो स्टेप है, हर एक जो उसके जीवन का जो पार्ट है, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। धन्यवाद धारा जी। यस, थैंक यू सो मच। वैसे तो बहुत कम है ये 1 घंटा बटरफ्लाईज के बारे में, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत मुश्किल हो जाता है 1 घंटे में सब कुछ समावेश करना, बट हम कोशिश करेंगे उसको लेने, और हम आगे भी ये साथ कंटिन्यू रहेगा। हम व्हाट्सएप के माध्यम से रोज हम अपडेट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ अपडेट तितलियों के बारे में। तो कल मिलते हैं। और संगीता जी कुछ कहना चाहती हैं? तो हाँ जी, थैंक यू बोलना चाहती हूँ धारा जी को और Thank you कीर्ति so जी को, दोनों को। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अगर किसी का सवाल ना हो तो हम कल मिलेंगे, और कल हम होस्ट प्लांट और लाइफ साइकिल, और मैं लाइव आपको प्यूपा और कैटरपिलर्स से भी मिलवाऊंगी, तो आपको थोड़ा एक्साइटमेंट होगा कि आप कैसे तितली या घर में पाल सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो कल मिलते हैं। Thank you very much, Dharaji. It was a very full of knowledge session. और मैं इस वक्त पहाड़ों से ही बाई चांस कनेक्टेड हूँ, अल्मोड़ा से। और बाई चांस आज मैं एक ऐसे सेंटर में गया जहाँ मुझे अल्मोड़ा की बहुत ही नेटिव बटरफ्लाईज को और बग्स को देखने का मौका मिला। सो वो मैं ग्रुप में फोटोग्राफ्स उसके शेयर करूंगा और एवरीवन। और इट वाज प्लेजर मीटिंग यू ऑल। सो मेरे ख्याल से इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल डे। थैंक यू वेरी मच। भावना जी कुछ कहना चाहती है? हैंड रेज की हुई है। बाय मिस्टेक हुआ होगा, बट बहुत ही मजा आया, एंड आई फील कि दिस इज द बिगिनिंग एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड utilize the knowledge which you have shared. Thank you so much. Absolutely. It is difficult to cover everything in 1 hour,
So it is a long journey. It is just a beginning. आपका इंट्रोडक्शन हुआ है. Now ये जर्नी शुरू होगी. Now start learning, keep learning. So you will grow by learning. So मैं आशा करती हूँ आपको कल का सेशन भी इतना ही अच्छा लगेगा. So thank you so much. ओगी टीम को भी धन्यवाद धारा जी, और आज मैं सभी पार्टिसिपेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली इस बात के लिए कि तितली जैसे छोटे जीव के बारे में भी लोग सोचते हैं, क्योंकि तितलियों का कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो हमें डे टू डे तितलियां अब दिखाई नहीं देती हैं। तो कभी हम तितलियों के बारे में हमारे हिंदी फिल्मों में भी गाने होते थे, भंवरों के गाने होते थे, जो कि अब धीरे धीरे वो चीजें गायब हो रही हैं। हम अपनी आगे वाली जनरेशन को उनके बारे में कैसे बताएंगे अगर हम उनका संरक्षण नहीं करेंगे। और ये चीज हर एक मतलब ये सिर्फ तितली के बारे में नहीं है, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कि एकदम खतरे की घंटी उनके ऊपर मंडरा रही है, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मानवों ने बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज किया है। तो मैं आज के सभी पार्टिसिपेंट को धन्यवाद देती हूँ कि वो लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, और मैं आशा करती हूँ कि उन्हें कल का सेशन भी इतना ही फ्रूटफुल लगेगा। तो आज के प्रोग्राम का यही समापन करते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धारा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।